Hello dear student, yesterday we have discussed about the elastic and inelastic collision in one dimension. आज हम बात करेंगे टू डायमेंशनल कोलिजन के बारे में और फिर उसमें पहले शुरुआत करेंगे इलास्टिक कोलिजन से और फिर इनइलास्टिक कोलिजन से। तो इलास्टिक और इनइलास्टिक आप अच्छे से समझ चुके हो। इलास्टिक में भी परफेक्ट इलास्टिक किसको बोलते हैं और परफेक्ट इनइलास्टिक किसको बोलते हैं आप अच्छे से समझ चुके हो। अब हम बात करने वाले हैं वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल के बारे में। तो अब हम सारी बातें करेंगे टू डायमेंशनल मोशन के बारे में। तो अभी तक जो हमने इलास्टिक या इनइलास्टिक दोनों केसेस में जो बात की है वहां पे हमने ये मान के चले हैं कि दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में पहले चल रही थी और सेम ही डायरेक्शन में बाद में चलेंगी। वो मान लिया अगर एक्स एक्सिस पे चल रही थी तो पहले भी एक्स एक्सिस पे थी, बाद में भी आफ्टर द कोलिजन भी एक्स एक्सिस पे ही रहेंगी। वो चाहे दोनों आगे की तरफ जाएं या दोनों पीछे की तरफ जाएं या एक आगे जाए एक पीछे जाए, डजंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन रहेंगी एक लाइन पे ही। अब हम थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टू डायमेंशनल कोलिजन के बारे में। और टू डायमेंशनल में पहले हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो फर्स्ट केस है हमारा इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इसका क्या मतलब है, इसको हम पहले फिगर से एक्सप्लेन करते हैं। मान लिया एक बॉडी है, ये बॉडी ए है, इसका मास मान लिया m1 है। दूसरी बॉडी जो है मान लिया ये यहां पर है, ये बॉडी जो है b है मान लिया, और इसका मास जो है m2 है। अब ये बॉडी यहां से जब चल के आती है, मान लिया इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u1 है और इसकी वेलोसिटी जो है यहां पर u2 है। फिर जब ये कोलिजन होगा, कोलिजन में अब टू डायमेंशनल की बात करते हैं। तो टू डायमेंशनल का मतलब क्या है कि आफ्टर द कोलिजन ये इस स्ट्रेट लाइन पर नहीं जाएंगी। एक तो चली गई मान लिया रैंडमली इस डायरेक्शन में, मैंने मान लिया ये बन गई, ये बॉडी ए जो है इधर चली गई, मान लिया दिस इज बॉडी ए। मास तो अब भी सेम रहेगा, लेकिन इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है v1 है और वो अब इस डायरेक्शन में है। दूसरी जो बॉडी बी इस डायरेक्शन में थी, जो पहले उधर जा रही थी, एक्स एक्सिस पे ही थी, वो आफ्टर द कोलिजन मान लिया इधर चली गई। तो दिस इज बॉडी बी। तो मास तो इसका अब भी उतना ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी अब बन जाएगी v2। तो अब हम रैंडमली मान लेते हैं कि ये जो बॉडी ए गई है, ये बॉडी ए एक्स एक्सिस के साथ अब थीटा एंगल पे गई है, और इसी तरीके से इसको मान लेते हैं ऐसे रैंडमली, थीटा को छोड़ के कुछ भी मान लिया। अगर सेम होगा तो थीटा फाई आ जाएगा बराबर उसके, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको थीटा के अलावा कुछ और एंगल मान लेता हूं फाई। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसा दिखाई पड़ता है जब टू डायमेंशनल की हम बात करते हैं। तो टू डायमेंशनल कोलिजन ऐसा होता है। अगर ये इलास्टिक है तो इलास्टिक की सिचुएशन सारी कंडीशन अप्लाई कर देंगे, और अगर ये इनइलास्टिक है तो हम इनइलास्टिक की कंडीशन अप्लाई कर देंगे। लेकिन ये दिस इज द टू डायमेंशनल कोलिजन। ये पहले ऐसे थे, एक लाइन पे थे, लेकिन आफ्टर द कोलिजन ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, एक एक्सिस पे नहीं रहे। एक एक्सिस पे नहीं रहे तो दोनों की एक्सिस अलग अलग बन गई, मतलब वो दो डायमेंशन में चले गए। टू डायमेंशन का क्या मतलब है, जैसे ये बोर्ड है, ये नीचे एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है, तो इस एक्स और वाई के बीच में कहीं पे भी मोशन हो जाए, दैट इज इस पूरे प्लेन पे अगर कहीं पे भी मोशन हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। अब हम इसके लिए सारी कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो फॉर द इलास्टिक कोलिजन हमने क्या क्या सीखा है। फॉर इलास्टिक कोलिजन हमने सीखा है, नंबर 1 टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, नंबर 2 टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, नंबर 3 टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो फर्स्ट जो अप्लाई करते हैं हम, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो टोटल, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अब, लीनियर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम फाइनल, क्योंकि हमारे को बहुत लंबा डेरिवेशन करना है, इसलिए मैं ज्यादा उसको लेंथ वर्ड्स को ज्यादा नहीं लिखना चाहता। तो टोटल लीनियर मोमेंटम इनिशियल। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो बॉडी आफ्टर दी कोलिजन है, ये दोनों
ये तो एंगल पे गई। अब अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख दे m1u1 प्लस m2u2 इजिकल टू m1v1, ऐसे नहीं लिख सकते। इनको हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक बार तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग रिजोल्व कर लेते हैं, एक बार वाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्व कर लेते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, अगर एक वेक्टर ए है और ये इसके साथ अगर थीटा एंगल बनाता है तो इसका ए कंपोनेंट बन जाएगा ए कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर बन जाएगा ए साइन थीटा। तो ये ए की जगह m1u1 भी हो सकता है, इसकी जगह m1v1 भी हो सकता है, इसकी जगह m2v2 कुछ भी हो सकता है। थीटा की जगह अगर फाई है तो यहाँ फाई लिख देंगे। अब देखो, ये तो एक बेसिक मैंने वेक्टर के बारे में बता दिया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन को अप्लाई करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है टोटल लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस फाइनल। तो पहले लीनियर एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल कितना होगा, m1u1 प्लस m2u2। तो m1u1 प्लस m2u2 फाइनल कितना होगा, ये तो m1v1 तो इस डायरेक्शन में है, तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा, m1v1 cos थीटा। तो m1v1 cos थीटा प्लस ये m2v2 तो इस एक्सिस के अलोंग है, मतलब इधर है, लेकिन हमें चाहिए एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वो कितना बन जाएगा m2v2 cos फाई। तो प्लस m2v2 cos फाई। अब हम अप्लाई करते हैं y एक्सिस के अलोंग। अब ये जो m1u1 है वो तो x एक्सिस के अलोंग है, m2u2 भी x एक्सिस के अलोंग है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम इनिशियल में तो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है। इन दोनों का y एक्सिस में तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि y एक्सिस में कंपोनेंट आप कैसे निकालते हो, ये जो वेक्टर जो x एक्सिस को छोड़ के किसी एंगल पे होते हैं तो उनके दो कंपोनेंट होते हैं, अलोंग द x एक्सिस एंड अलोंग द y एक्सिस। लेकिन अगर कोई वेक्टर सिर्फ इसी एक्सिस पे है, अगर ये x पे है तो इसका कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं होगा, अगर ये y पे होता तो इसका कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं होता। दो कंपोनेंट उस वेक्टर के होते हैं जो बीच में होते हैं, x और y के बीच में। तो इन दोनों का m1u1 का और m2u2 का कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है, ये तो सिर्फ x एक्सिस के लोग है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम तो बन गया जीरो, इन दोनों की जगह तो बन गया जीरो। अब इस m1v1 का वो कंपोनेंट निकालो जो y एक्सिस के लोग है। y एक्सिस क्या है यहाँ पे, दिस इज शोइंग y एक्सिस। तो ये अभी x एक्सिस के अलोंग निकाला आपने m1v1 cos थीटा, इसका y एक्सिस के अलोंग क्या बन जाएगा m1v1 sin थीटा। ये इतना ऊपर दिखाई दे रहा है, ओके फाइन, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ये बन जाएगा m1v1 sin थीटा। ऐसे ही इसका m2v2 का कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m2v2 sin फाई। तो अब ये ऊपर है ये नीचे है, तो दोनों अपोजिट हैं, तो नेट कितना होगा, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, कुछ भी एक लिख सकते हैं, लेकिन होगा माइनस, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो m1v1 sin थीटा माइनस थीटा माइनस m2v2 sin फाई, m2v2 sin फाई। अब तीसरी हमारे पास क्या कंडीशन है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, उसके लिए कोई इक्वेशन आती नहीं है। तीसरी क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। तो हम अब अप्लाई करते हैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल में टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर। फाइनल में कितनी होगी, हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर काइनेटिक एनर्जी के केस में आपने ये cos थीटा sin थीटा ये सब क्यों नहीं किए। हम देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी के केस में ये ऐसे रिजोल्यूशन इसलिए नहीं कर रहे कि वो टोटल है काइनेटिक एनर्जी, जो भी v1 का मैग्नीट्यूड होगा
उसी से हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो उसको हमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। उस काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्टेंट हम डायरेक्ट वो टोटल निकाल लेते हैं और वो टोटल ही हमें चाहिए, तो क्या जरूरत है अलग अलग करने की। लेकिन जो ये मोमेंटम है वो हम टोटल निकाल नहीं सकते, ये एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ और है, वाई एक्सिस के अलोंग कुछ और है, इसलिए उसको हमें अलग अलग करना पड़ा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, दोनों बॉडी की मिला के हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। दोनों बॉडी की फाइनल कितनी हो जाएगी, जब इनकी वेलोसिटी v1 और v2 बन जाती है, वो बन जाएगी हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 ये v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। तो दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, और सबसे पहले जो आई थी दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई 3 और अननोन है हमारे पास 4। हमें एक तो v1 चाहिए, एक तो चाहिए हमें v1, एक चाहिए v2, एक चाहिए इन v1 और v2 की डायरेक्शन बताने वाले जो कि थीटा एंड फाई हैं। ये 4 अननोन निकालने पड़ेंगे, लेकिन वी हैव ओनली 3 इक्वेशन। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स ये कहती है इफ यू हैव मोर अननोन एज कंपेयर टू इक्वेशन देन यू कांट फाइंड आउट द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन आप कभी नहीं निकाल सकते। अगर x और y 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए आपको। अगर x y z 3 अननोन है तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए। अगर 4 अननोन है तो फिर आपको इक्वेशन भी 4 चाहिए। लेकिन यहाँ पे अननोन 4 है और इक्वेशन 3 है, तो वी कांट फाइंड आउट। इसलिए इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू अगर एक्सपेरिमेंटली कोई हम कैलकुलेट कर लें, मेजर कर लें, तो उस वैल्यू को पुट करने के बाद फिर हमारे पास 3 अननोन बचेंगे और 3 ही इक्वेशन है, फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इफ वी विल कैलकुलेट 1 वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देन वी कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग 3 अननोन्स। ये बात खत्म होती है यहाँ पे। लेकिन इसी में अगर एक स्पेशल केस के बारे में स्टडी करें, उस स्पेशल केस को स्टडी करके फिर हम कुछ देखते हैं कि क्या निकलता है और वहां से हमारे से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम स्पेशल केस के बारे में अब स्टडी करते हैं। मैं ये जो 3 हमारी इक्वेशन आई है, इन 3 इक्वेशन को ऊपर लिख के छोड़ देता हूं, क्योंकि आप समझ चुके हो कहां से आई है। फिर मैं वो स्पेशल केस आपको बताऊंगा। m2v2 sin phi। अब हम क्या करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की सिचुएशन को सेटल करते हैं। ये पूरा सेम केस है, 2 डायमेंशनल कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन अब हम क्या मानते हैं, स्पेशल केस। इफ देयर इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्टली अगर इलास्टिक कोलिजन बनाना है तो वो कब होगा, वो तब होगा
अगर ये जो दोनों बॉडी है M1 और M2, ये दोनों का मास अगर सेम हो जाए। दूसरा, अगर ये बॉडी जो सेकंड वाली है ये खड़ी हुई है एक जगह पे, तो अगर ये जब एक जगह पे खड़ी रहेगी तो दोनों बॉडी का मास सेम है, ये इसके साथ आके टकराएगी, तो फिर वो बनेगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। उस सिचुएशन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 1 हो सकता है। तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडी ऑफ सेम मास M1 एंड M2, तो जो ये दो बॉडी है M1 एंड M2, मैं उन दोनों का मास m के बराबर मान लेता हूं। जो फर्स्ट बॉडी है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u1, मैं उसको सिर्फ u के बराबर मान लेता हूं, और सेकंड बॉडी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लिया 0 है, दैट इज स्टॉप्ड। तो ये हम कंडीशन अप्लाई करेंगे इन तीनों इक्वेशंस में, और हम इनको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है और वहां से क्या निष्कर्ष निकलता है। सबसे बड़ी बात सबसे ऊपर, ओके। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसमें M1 M2 की जगह तो M रखना है, और U1 की जगह U रखना है, और U2 की जगह 0 रखना है। तो ये बन जाएगी MU। M2 U2 की जगह 0 रख देंगे तो पूरा 0 बन जाएगा। ये इज इक्वल टू M1 की जगह M, V1 की जगह सिर्फ V1 एज इट इज, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं करना है, प्लस M V2 cos फाई। तो ये M तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा U इज इक्वल टू V1 cos थीटा प्लस V2 cos फाई। ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये सॉरी इक्वल टू के बराबर है, ये 0 इज इक्वल टू M V1 साइन थीटा माइनस M V2 साइन फाई। ये M कैंसिल हो जाएगा, उधर 0 में जाके मिल जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको भी हटा देता हूं। थर्ड इक्वेशन, इसमें M1 की जगह M, U1 की जगह U उसका स्क्वायर प्लस, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि U2 की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर M1 की जगह M और V1 का स्क्वायर, ये तो 0 इज इक्वल टू M V1 का स्क्वायर प्लस M V2 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन में पूरे में M कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी U स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन मान लीजिए 3 इक्वेशन थी, और ये आ गई 4th इक्वेशन, ये आ गई 5th इक्वेशन, और ये आ गई 6th इक्वेशन। अब 4th इक्वेशन में ये पूरी वैल्यू u के बराबर है, तो हम यहाँ पे इस u स्क्वायर की जगह ये पूरी वैल्यू रख के इसका स्क्वायर कर देते हैं, और उधर जो है सेम एज इट इज बना रहने देते हैं। तो ये V1 cos थीटा प्लस V2 cos फाई का पूरे का स्क्वायर, तो V1 cos थीटा प्लस V2 cos फाई का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। अब इसको खोल देते हैं, V1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस V2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2V1 V2 cos थीटा cos फाई, और इस पूरे के बराबर जो है V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं और इसको भी उधर ले जाते हैं। ये 2V1 V2 cos थीटा cos फाई, ये तो इधर रख लेते हैं, बाकी दोनों को उधर ले जाते हैं। तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस V2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। अब इसमें देखो ये बन गया V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से अगर V1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये V2 का स्क्वायर और ये पूरा, इन दोनों में से अगर V2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर फाई। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन गया।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस एज इट इज ये साइन स्क्वायर फाई बन गया। और ये सब किसके बराबर आया? ये आया ट्वाइस ऑफ v1 v2 कोस थीटा कोस फाई के बराबर आया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये इक्वेशन नंबर 5 को इस्तेमाल करते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में हमें क्या मिलता है, अगर इसको नेगेटिव वाली टर्म को उधर ले जाएं, v1 साइन थीटा इज इक्वल टू v2 साइन फाई, तो इक्वेशन नंबर 5 क्या कहती है हमें, इसको अगर उधर ले जाओगे पॉजिटिव बन जाएगा, तो v2 साइन फाई इज इक्वल टू v1 साइन थीटा। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। कहां पुट कर देते हैं? ये v2 साइन फाई है और ये v2 साइन फाई कंप्लीट का स्क्वायर है, उसकी जगह क्या लिख देते हैं, v1 साइन थीटा का कंप्लीट का स्क्वायर। तो ये v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस ये है पूरा v2 साइन फाई, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, तो मैं क्या मान लेता हूं v2 साइन फाई का स्क्वायर। तो v2 साइन फाई के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जुड़ गए। अब ये किसके बराबर है, पूरा इसके बराबर है, तो इन दोनों को हम दोनों को बराबर रख देते हैं। 2v1 v2 कोस थीटा कोस फाई इज इक्वल टू 2v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से v1 कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से तो 2 गया, ये v1 का स्क्वायर और एक ये v1 गया। तो यहां से कोस थीटा की कितनी वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल टू v1 बाई v2, क्योंकि ये v2 उधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस फाई। ये नीचे का सबसे दिखाई दे रहा है क्या, ओके फाइन। तो ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अभी हमें पता ही नहीं ये वैल्यू क्यों निकाली, क्या करना है, अभी धीरे धीरे ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको। अब आप क्या करो, एक जनरल मैं कोई बात बताने वाला हूं, उसको मैं अप्लाई करने वाला हूं। सिर्फ कोस थीटा प्लस फाई का क्या फार्मूला है मैं उसको लिखने वाला हूं। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, इसको जहां जरूरत पड़ेगी इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी 1 मिनट के लिए मैं एक अलग चीज कर रहा हूं, लेकिन ये वैल्यू पुट करने वाला हूं, ये भी और ये भी। कोस थीटा प्लस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, ये बन गया कोस ए प्लस बी। पहले मैं कोस ए प्लस बी आपको बता देता हूं, इसका एक जनरल फार्मूला है, मैथमेटिक्स के बच्चे जानते होंगे। ये फार्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां अगर मैं ए की जगह थीटा रख दूं, बी की जगह फाई रख दूं, तो क्या बन जाएगा, ये कोस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। अब देखो कोस थीटा की ये वैल्यू आ गई, यहां पे पुट कर दो, v1 डिवाइडेड बाई v2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस फाई, और ये वाला कोस फाई एज इट इज, माइनस यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, या फिर आप यहां से एक काम करो साइन फाई की वैल्यू निकाल लो। साइन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई v2। तो साइन थीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, ये कोस थीटा से कोस थीटा करेगा, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम साइन फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन फाई की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये साइन थीटा तो एज इट इज है,
और इस साइन फाई की आप ये जो वैल्यू निकालोगे ये क्या बन जाएगी, ये v2 उधर चला जाएगा, v1 बाई v2 साइन फाइव, ये इक्वेशन नंबर 5 थी। तो साइन 5 की वैल्यू यहां से आ जाएगी v1 बाई v2 और साइन थीटा एज इट इज। बस इसकी और किसी की जरूरत नहीं है। मैं जो ये इतना काम किया था कोस थीटा निकालने के लिए किया था। यहां पर ये कोस फाई से कोस फाई कैंसल, तो v1 बाई v2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये v1 बाई v2 आगे लिख देता हूं और ये साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। ये पूरा किसके बराबर है, कोस थीटा प्लस फाई के बराबर है। तो ये v1 बाई v2 साइन स्क्वायर फाई माइनस v1 बाई v2 साइन स्क्वायर, हाँ सॉरी ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है। तो ये भी सेम चीज है और ये भी सेम चीज है, तो दिस माइनस दिस मतलब 0। तो इसका मतलब कोस थीटा प्लस 5 क्या आ गया, ये तो 0 के बराबर आ गया। लेकिन कोस की वैल्यू 0 कब होती है, जब कोस 90 के बराबर होता है। तो इसका मतलब थीटा प्लस 5 कितना हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे ये चीज प्रूफ करनी थी, ये आपको इंडायरेक्ट पूछेगा। देखो हमने शुरुआत कहां से की, पहले तो ये देखो हमने 2 डायमेंशनल कोलिजन के बारे में बात की। 2 डायमेंशनल में हमने केस लिया इलास्टिक कोलिजन, उसकी इक्वेशन बन गई थी हमारी 3, कुछ नहीं हुआ हमसे, हमने छोड़ दी। फिर हमने क्या अप्लाई किया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन अप्लाई की। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमने क्या माना कि m1 इज इक्वल टू m2, बोथ बॉडीज आर ऑफ सेम मास। फिर दूसरा हमने क्या माना कि सेकंड बॉडी इज इन स्टेशनरी पोजीशन u2 इज इक्वल टू 0। ये 2 कंडीशन हमने मानी, क्योंकि एक फर्स्ट कंडीशन जो u2 इज इक्वल टू 0 है वो तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बनती ही है, दूसरा दोनों का मास सेम है। तो वहां से हमें ये सारी वैल्यूज जब पुट करते गए उन 3 इक्वेशन में और उनको थोड़ा सा हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जब किया, वहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है 2 डायमेंशन में और एक बॉडी रुकी हुई है और दोनों का मास सेम है, तो जो ये दोनों एक दूसरे के साथ जाएंगे, थीटा प्लस फाई का मतलब 90 डिग्री होने का क्या मतलब है कि v1 जिस डायरेक्शन में जाएगा v2 उससे 90 डिग्री पे जाएगा। तो इसका मतलब इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, after the collision 2 body will go in such direction that their angle between them will be 90 degree। इसका मतलब ये हुआ। तो हम इसको इससे क्या सीखे, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, in case of perfectly elastic collision in 2 dimension ब्रैकेट में between 2 body of same mass, क्योंकि m1 और m2 हमने सेम लिया था। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है कि u2 0, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन की है वो तो अपने आप है वो तो। इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, तो इसका क्या रिजल्टेंट आया, 2 bodies will go away after collision in perpendicular direction to each other। इसका ये मतलब हुआ थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री का ये मतलब हुआ। तो आपसे डायरेक्ट वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रूफ दैट if there are 2 body of same mass and they are in perfectly elastic collision in 2 dimension, they will go in perpendicular direction to each other after the collision। तो ऐसे वो प्रूफ पूछ सकता है आपसे। तो पहले आप इलास्टिक कोलिजन से शुरुआत करो 2 डायमेंशनल से, उसके बाद उसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन रखो u2 इज इक्वल टू 0, उसके बाद आप क्या रखो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m रखो, क्योंकि खुद ही बोल रहा है सेम मास है।
फिर उसके बाद वो जो 3 इक्वेशन बन जाएंगी उसमें u2 = 0 और m1 m2 = m रखोगे तो अपने आप वहां से वो सारी इक्वेशंस को जब आप सिंप्लीफाई करते चले जाओगे अपने आप वो थीटा प्लस फाइव जो है 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और उसी का मतलब है कि ये थीटा प्लस फाइव का 90 डिग्री होने का मतलब है कि ये टोटल एंगल बिटवीन v1 एंड v2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स दे आर गोइंग इन सच ए वे दैट देयर एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, या हम ये कहते हैं they are going perpendicular to each other. So this is the elastic collision in 2 dimension. So in next class we will discuss this is in elastic collision in 2 dimension first, उसके बाद इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो परफेक्ट और सिर्फ इलास्टिक, जर्नल एक इलास्टिक कोलिजन और परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, ये दोनों चीजें आज हमने सीख ली 2 डायमेंशन के केस में। Tomorrow we will discuss about the inelastic collision in 2 dimension. That is last case of this unit. Then our unit will be finished. Thank you.